नमस्ते दोस्तों। हिंदी की कालजयी और सामयिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए उर्मिला शिरीष जी की एक ज्वलंत विषय पर लिखी हुई कहानी, देश बता तुझे हुआ क्या है। पिछले वर्षों में कोरोना की आपदा ने मनुष्य की सभ्यता के आवरण को तार तार कर दिया है। वो कितना असहाय और तुच्छ है, इसका एहसास कराया है। और अपने हित के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण उसने किया है, वे अपने हितों में कितनी व्यस्त थीं, ये भी सबने देखा है। ये एक औपन्यासिक महामारी है जो अब धारावाहिक हुई जाती है। वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष ने अपनी इस लंबी कहानी में कोरोना समय को मूर्त कर दिया है, जैसे टाइम मशीन में बैठकर हम फिर पीछे चले गए हों। ये एक विरेचक की तरह है, दुख को याद दिलाकर उसे दूर करने वाली। प्रस्तुत है कहानी, देश बता तुझे हुआ क्या है। दृश्य 1। मई का महीना, आसमान से आग बरस रही है। तीखी धूप, शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास। झुलसी धरती उदास है, सूनी सूनी है। पेड़ों पर हवा बर्फ की तरह जमकर बैठ गई है। सड़कों पे पसरा सन्नाटा और मन में बैठा मृत्यु का भय। मृत्यु तरह तरह के स्वांग भरकर आ रही है। उसने अपने परायों को अलग कर दिया है। वो सजा दे रही है सबको। नहीं, सबको नहीं, केवल मनुष्यों को, उसकी उद्दंडता को, उसके अहंकार को, उसके सर्वस्व को, उसके दिमागी फितूर को। होड़ मची है, पर गिरधारी पत्नी को साइकिल के पीछे बैठाकर चला जा रहा है। पैडल मारते मारते पांव दुखने लगे हैं, पंजे जल रहे हैं, तलवों में छाले पड़ गए हैं। सिर पर लपेटा कपड़ा पसीने से गीला हो गया है, पर तेज धूप से जल्द सूख भी जाता है। पत्नी कैरियर पर बैठी है, पर उसने कसकर गिरधारी की कमर पकड़ी हुई है। कैरियर पर कपड़ा बांध लिया था कि वो न चुभे, लेकिन नितंबों पर निशान उभर आए हैं। एक तरफ पांव लटकाए लटकाए उनमें हल्की सी सूजन आ गई थी और कमर टेढ़ी हो गई थी। सिर पर बांधा कपड़ा वो बार बार खिसका जाता, जिसे कसकर पकड़ा था उसने। प्यास लगी है, पत्नी ने कहा। आगे पेड़ की छांव में रोकता हूँ। वो जिस दिशा से आ रहा है, ठीक उलट दिशा में लोगों की लाइन लगी है। भूखे प्यासे थके हारे लोग रात दिन दिन रात पैदल चले जा रहे हैं। न बसें चल रही हैं, न रेलगाड़ियाँ, न टैक्सी, न ट्रक, बैलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर। जिसके पास जो है उसी से चल देता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, एक घर से दूसरे घर तक, अपनों के पास अपने घर। पहुंचने की तड़प ऐसी कि समय भी इनके सामने हार गया है। एक तरफ से निकलते तो दूसरी तरफ, यानी राज्य, शहर, गांव की सीमा पर पुलिस रोक लेती। लोग हड़का देते, सीमाएं बंद कर देते। खबरें सुनकर गिरधारी का मन भी कांपने लगता। पत्नी को कैंसर है, 2 साल से इलाज चल रहा था। उसे रेडिएशन थेरेपी मतलब कीमो दी जा रही थी कि पता चला टोटल लॉकडाउन लग गया है। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी, ओपीडी बंद है। जमीन बेचकर गिरधारी अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। आओगे कैसे? आने का कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे साहब। कैसे? आप तो इतना बता दो कि इसकी कीमो तो हो जाएगी। बहुत परेशान हो जाओगे गिरधारी। डॉक्टर भी परेशान और चिंतित हो उठे। क्या पता वायरस पत्नी में हो, पत्नी से पति में और पति से डॉक्टर में। दादा, परेशान हो जाओगे, डॉक्टर गिरधारी को समझा रहे हैं। लड़का पूना में था, वहीं रह गया। आने का कोई रास्ता और उपाय नहीं था। रेस्टोरेंट बंद थे तो खाने की परेशानी हो रही थी। हर रोज़ गाड़ियों की या बसों की आने जाने की अफवाह फैलती। वे सब भाग भाग कर उस स्थान पर पहुंच जाते। पता चला वहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवा पुलिस के डंडों के। किसी तरह मुंबई तक आ पाया था, वो भी लाखों की भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया था। तब गिरधारी रात भर बरामदे में बैठा जागता रहा। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर था भोपाल। इतनी दूर साइकिल से, वो भी भरी गर्मी में, वो भी डबल सवारी। मरने तो नहीं दूंगा तुझे, तेरी जान बड़े भाग्य से बची है, अब परमात्मा ही बचाएंगे। पत्नी चुप बैठी थी। जीने की इच्छा डगमगाने लगी थी। कुछ हो गया तो इनका क्या होगा?
तब तक बड़े से थैले में भरी थी रोटियां, सब्जी, अचार, पत्नी की दवाइयाँ, पानी की बोतलें। जेब में रख लिए थे पैसे जिन्हें कमर के पीछे बांध लिया था। रास्ते में कहाँ क्या घटित हो जाए, कोई लूट ना ले। और चल पड़ा था गिरधारी साइकिल पर सवार होकर, पत्नी को बैठाकर उस कठिन राह पर जिस पर चलते हुए उसे लग रहा था कि चाहे जो हो पत्नी का जीवन तो बच ही जाएगा। दृश्य 2। लगभग 15 दिन हो गए हैं, पति नहीं आए हैं। सरकार का आदेश है कि डॉक्टरों को मुख्यालय छोड़कर नहीं जाना है। अपने मरीज की जान बचाना और उसे ठीक करना है, यही तो उनका मकसद रहता है। वो अकेली है घर पर। पहले हर शनिवार पति आ जाते थे, बाइयाँ आती थीं, लोगों का आना जाना बना रहता था, मगर अब कोई भी नहीं आ रहा है। ना बाइयाँ, ना पेपर वाला, ना पोस्टमैन, ना कोरियर, ना फल सब्जी वाला, ना प्रेस वाला, ना माली। चौराहे पर पुलिस की पहरेदारी है। एक आध बार निकलना भी चाहा तो वापस भेज दिया। यहाँ तक कि घूमना भी बंद। बाजार, दुकानें, सिनेमाघर, मॉल, हाट सब तो बंद हैं सिवा मेडिकल स्टोर के। जीवन में कभी बर्तन नहीं मांजे थे, कपड़े नहीं धोए थे, झाड़ू पोछा नहीं लगाया था, घर की सफाई नहीं की थी, प्रेस भी नहीं की थी। लेकिन अब तो सुबह से लेकर शाम तक यही सब कर रही है। हाथों में छाले पड़ गए हैं, पूरा शरीर थकान से भर गया है। इतना काम फैलाती क्यों हो? अकेले हो, थोड़े से बर्तनों से काम चला लिया करो। वो कैसे समझाए कि इंसान अकेला हो या 4 जन, बर्तन तो लगेंगे ही। 2 समय चाय तो पीनी ही है, खाना भी खाना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है। रह रह कर सारी बाइयाँ याद आ रही हैं। फ़ोन पर हालचाल पूछ लेती है, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा देती है। इतना घनिष्ठ संबंध बाइयों से इससे पहले कभी न था। वीडियो पर सबसे बात हो जाती है, बच्चों से, माता पिता से, पति से। फिर भी घर का सन्नाटा है कि टूटता ही नहीं। पहले तो 11 बजे के बाद ही रात्रि निस्तब्ध होती थी, अब तो सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात्रि सब समय स्तब्धता फैली रहती है। साथ बैठने, खाने पीने, जीने का सुख सपना बनकर रह गया था। सूनी सड़कों पर तेज रफ्तार से भागती एम्बुलेंस की गूंजती आवाज़ दिल में धक से बैठ जाती। देश में कितने संक्रमित, राज्य में कितने, शहर में कितने, अपनी कॉलोनी में कितने, अपनी लाइन में कितने, वो भी एडमिट, ये भी एडमिट, इसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु। उफ, हे भगवान, कब तक? डर, डर, असीम डर। बचे रहो, बचकर रहना, काढ़े पियो। काढ़े बनाने की हजारों विधियां फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर भरी पड़ी हैं। हजारों तरह के काढ़े। अगल बगल में लगी बेलें, पौधे अचानक ही जीवनदायी बन गए थे। दिन भर काढ़ा बन रहा है, चाय उबल रही है, चूर्ण बना रही है, भाप ले रही है नथनों में, कानों मुंह में तेल डाल रही है, प्राणायाम कर रही है। ताज़ी हवा यानी ऑक्सीजन। साफ हवा भरते फेफड़े। जरा सी गले में खराश होती, धक, कोरोना हो गया। हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया तो मन घबरा उठता। बुखार या ताप शरीर में बढ़ता तो शक विश्वास में बदल जाता। हो ही गया कोरोना। किसी से मिली थी क्या? नहीं। फिर क्यों होगा? तुम्हारे दिमाग में कोरोना का भूत बैठ गया है। चलो अच्छे प्रोग्राम देखो, मूवी लगा लो, कोई किताब उठा लो। अच्छे प्रोग्राम, मूवी, किताब किसी में भी मन नहीं लग रहा है। उधर लोग मर रहे हैं कोरोना से, और देखा नहीं सड़कों पर कैसे लोग भूखे प्यासे थके हारे चले जा रहे हैं। कोई नहीं है उनकी परेशानी दूर करने वाला। लोगों ने घर से निकाल दिया, काम से निकाल दिया, न रहने का ठौर, न खाने के लिए। कैसे तड़प रहे हैं, और तुम कह रहे हो प्रोग्राम देखूं, किताब पढूं। अपने आप को तो ठीक रखना है। ऐसे अवसाद में जियोगी तो कैसे काम चलेगा? कोशिश तो करती हूँ। दूसरे देशों में नहीं देखा लोग अकेलेपन से घबरा कर कैसे खिड़कियों से झांकते थे, चीखते थे, रोते थे? वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। सुबह सुबह छत पर चली जाया करो, अपना मन मजबूत करो। सचमुच मन को मजबूत करना ही होगा। जब वो 5 जनवरी को दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरी थी, तब टीवी पर देखा था वुहान शहर के अस्पताल में एक डॉक्टर और 2 लड़कों को कहा जा रहा था उन्हें कोरोना हो गया है। और इससे पहले कि वो अपने लौटने को एंजॉय कर पाती, देखते ही देखते पूरी दुनिया कोरोना की गिरफ्त में आ गई। मौत का सजीव तांडव। हे ईश्वर, तू किस जन्म की सजा दे रहा है?
अपनों से दूर रहने की सबसे भयानक बीमारी की सजा। अंतिम समय न अपनों का स्पर्श मिलता है, न कंधों का सहारा, न छाती पर सिर रखकर रोने का अवसर। मैं कल आ रहा हूं, पति ने कहा। ये खबर सुनकर वो जरा भी खुश नहीं हुई। हॉस्पिटल में पता नहीं किस किस को छूते होंगे, किसके भीतर वायरस बैठा है। अभी टेस्ट भी नहीं हो रहे थे उतने, क्या पता पति को लग गया हो। कब तक आओगे? दोपहर तक, रात में लौट जाऊंगा। सरकारी गाड़ी कुछ सामान लेने आ रही है। फिर भी वो खुश नहीं हुई। और दिन होता तो पति के लिए 2 तरह की सब्जियां बनाती, चाय पर उसका इंतजार करती, लेकिन अब तो अंदर आने को लेकर भी सशंकित। उसने मास्क लगाया, सिर पर कपड़ा बांधा, ग्लव्स पहने, बाहर साबुन और पानी रखा। सारा सामान बाहर ही रखो, बाल्टियों में पानी भरा रखा है। 3-4 बार सब्जियां धुलेंगी, फल भी, और बाकी सामान 24 घंटे बाद उठाया जाएगा। सोफों के कवर पर चादर डाल दी है। यहीं बैठो, पहले जाकर नहाओ, फिर अंदर के कमरे में आना। अरे हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है, एक भी पेशेंट नहीं आया। सख्ती की जा रही है। बाहर से आने वालों के साथ बाहर ही रखते हैं, क्वारंटाइन। नहीं आया, पर जो आते हैं उनको भी तो हो सकता है। ड्राइवर हंसने लगा। मैडम, आप तो हमसे ज़्यादा प्रिकॉशन ले रही हैं। लेना ही पड़ेगा, वरना घर कौन संभालेगा। हर चीज़ अलग, चादरें, टॉवल, साबुन, जूते, चप्पल, खाने के बर्तन। 6 फीट की दूरी पर बैठ रही है, कोई भी चीज़ टच नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें इतना डर है? क्या मैं गलत कर रही हूँ? शादी के 35 साल बाद दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे थे। कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ पर हाथ फेर दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जानती है, पति के कंधे, पीठ पर जब तक वो हाथ नहीं फेरती उनका दर्द नहीं जाता। सुबह दूसरी सरकारी जीप आ पहुंची। टिफ़िन तैयार कर दिया। पति के जाते ही सारी चादरें धोने के लिए डाल दी। कपड़े, तौलिए बार बार गर्म पानी में डाल रही है। सैनिटाइजर से दरवाजे, पर्दे, स्विच बोर्ड क्लीन कर रही है। बर्तनों को अलग रख दिया है। गर्म पानी में बर्तन उबल रहे हैं। दूसरे दिन जब उसके गले में दर्द हुआ तो उसका माथा ठनका। फिर लगा तालू पर कोई झिल्ली नुमा चीज़ लटक रही है। गरम गरम काढ़ा पीने से ऊपर की झिल्ली जल गई थी। अब क्या होगा? पक्का कोरोना हो गया है। वो मनी मंडर रही है, रो रही है। कितना मना किया था कि अभी मत आओ, बाहर ही रहो, पर उन्हें क्यों मानना। मुंह के अंदर तालू का फोटो लेकर डॉक्टर को भेजा। डॉक्टर कह रहे हैं गले में सूजन है, छाले पड़ गए हैं, ये दवाएं लीजिए। दूसरा डॉक्टर कह रहा है टेस्ट करवा लेना चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला जवान लड़का है, दवाओं के नाम व्हाट्सएप पर भेज देती है। लड़का गेट के पास रखी टंकी पर दवाएं रख जाता है। वो ग्लव्स पहनकर दवाएं ऊपर लाती, दूसरे दिन उनको खोलती, फिर खाती। बाहर बरामदे के बाहर 4-5 पेड़ लगे हैं जिन पर असंख्य चिड़ियाँ आ जाती हैं। उनका सामूहिक कलरव पूरे घर का सन्नाटा पी जाता है। छत पर कबूतरों का डेरा जम जाता है और दूसरी ओर गिलहरियाँ उछल कूद कर रही हैं। इन सब का आना कितना सुकून देता है। बहन के पास एक लड़का आता था जो कंपाउंडर है। उसके पास पास है जिसकी वजह से वो आ जा सकता है। वो कभी कभी खेत से सब्जियां ला देता है, पर खाए कौन और बनाए कौन। टीवी खोलती तो वही अस्पताल, वही डॉक्टर्स, वही एम्बुलेंस, वही पैक्ड शव और शमशानों में जलती अनगिनत लाशें, चिताओं की उठती आग में जैसे खुद जल रही हो। उधर सड़कों पर, बस अड्डों पर, सीमाओं पर अंतहीन भीड़, हृदय को चीर देने वाली तस्वीरें, बिना चप्पलों के। पैदल चलते लोग या ट्रॉली में, ट्रैक्टरों में, कंटेनरों में जान जोखिम में डालकर छुपकर भागते लोग। क्या ये कोई फिल्म है? कई बार ऐसा दिमाग सुन्न पड़ जाता कि लगता सच है या सपना। अगर ये सच है तो इनकी रक्षा करने वाली सरकार कहाँ है, नेता कहाँ हैं, समाज सेवी कहाँ हैं, जनता की भलाई और सेवा के दावे करने वाले आदर्शवादी लोग कहाँ हैं। वो गुस्से से कांप रही है, चिल्ला रही है, प्लीज़ कोई तो इनकी मदद करो, कोई तो इनको पाँवों में छाले के लिए मरहम दो। टीवी स्टूडियो में गरजती बरसती, सवाल पूछती, चीखती चिल्लाती आवाज़ें, और जवाब देते आंकड़े गिनाते नेता या उनके प्रतिनिधि। उनके चेहरों पर उसे केवल और केवल क्रूरता नजर आती है। उनके चेहरों पर मानवीयता और संवेदना की जगह खूंखार चेहरे नजर आ रहे हैं। संवाददाताओं पर दया आ रही है उसे।
कहाँ कहाँ कितनी रिस्क उठाकर कवरेज में लगे हैं, बता रहे हैं देश का हाल, बता रहे हैं कहाँ कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सें हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी ऑक्सीजन है, कितने बेड हैं, पीपीई किट कितनी है, कितनों की ज़रूरत है, कितने टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट के नाम पर भी कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। उफ, क्या करूं, कहाँ जाऊं। शाम से दरवाजे बंद कर लेती है, बातों से मन भर गया है। लाइब्रेरी में जाती है, किताबों को छूती है, उलटती पलटती है। ये पढ़ना चाहिए, हाँ यही, प्रेम का उपन्यास। धूल तो नहीं है, धूल से एलर्जी हो सकती है और एलर्जी से जुखाम, जुखाम से बुखार और बुखार यानी कोरोना। खिड़की के पार रात्रि में 11-12 बजे तक वो उसी तरफ देखती रहती। सामने इंसान दिखाई न दे तो आदमी पागल हो जाए, और हाथ में उपन्यास है। पन्ने खोलती है, पर उधर रिमोट से टीवी खुल जाता है। दिन भर के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, किस देश में कितने लोग मर गए हैं, कितने संक्रमित हो गए हैं। फिर दिख रहे हैं मर्माहत करने वाले दृश्य, पैदल चलते लोगों के स्याह पड़ते चेहरे, मजदूर, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, भूख से तड़पते। किताब परे रख दी उसने। किताब में भरा प्रेम अभी मन को जरा भी नहीं भा रहा है। अभी तो बस वही भाता है, दिखता है, जो सड़कों पर है, जो अस्पतालों में है। कोरोना वायरस के लिए दीपक जला रही है, फिर किसी दिन मोमबत्ती जलाती है, किसी दिन शंख, किसी दिन थालियां बजाती है, तो किसी दिन प्रार्थना करती है, मंत्र जपती है। हाँ, उन देवताओं के लिए जो अस्पतालों में हैं, सड़कों पर हैं, जो रोटी दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दवाइयाँ और सामान भिजवा रहे हैं। लेकिन वो स्वयं स्वयं क्या कर रही है? बिल में चूहे की तरह छुपकर बैठी है। हाँ, गले तक भराई हिचकियों को जबान पर आने से पहले ही रोक लेती है। सामने जो मुख्य सड़क है उस पर गाड़ियों की इतनी ज़्यादा आवाजाही रहती थी कि निकलने में डर लगता था, पर अब उसी सड़क पर कोई बिस्तर लगाकर सो जाए तो पता नहीं चलेगा। पीछे का कमरा, जिसके पीछे आम का पेड़ है, नीम, आंवला और बादाम के पेड़ लगे हुए हैं, दोनों खिड़कियां खोल दी। दीवार के ठीक पीछे से झुग्गियों की कतार शुरू हो जाती है। एक के बाद एक बनती झुग्गियों की उसने कई बार शिकायत भी की थी, क्योंकि इन लोगों ने खाली ज़मीन पर कई कई कमरे बना लिए थे। 24 घंटे बच्चे चीखते चिल्लाते, कुत्तों की आवाज़ें आती, औरतें आपस में बातें करती, झगड़ा करती। उसे बेहद गुस्सा आता था। रात बिरात शराब पीकर आने वाले आदमियों की आवाज़ें उसे घृणा से भर देती थीं। लेकिन अभी आशा भरी नज़रों से देख रही है। वहाँ की छोटी छोटी गलियों में खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट बॉल से छुपा छुपी। वे सब गोल घेरा बनाकर बैठे हैं, खूब जोर से हंस बतिया रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस बीमारी के चलते उन्हें दूर दूर बैठना चाहिए। हवा में घूमता वायरस कब उनकी हंसी को छीन ले, सोच कर वो घबरा उठती है। पर अभी तो उनकी जीती जागती आवाज़ें उसके विषाद से भरे मन को ढांढस बंधा रही हैं। गीता, गीता, वो अनायास ही चिल्लाती है। अरे बच्चों सुनो, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं आंटी, पीछे वाली, इधर देखो इधर। वे नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आवाज़ नहीं पहुँच रही है। वो गीता को फ़ोन लगाती है। मम्मी तो गांव गई थी, वहीं अटक कर रह गई हैं। मैडम कुछ काम था? नहीं, तुम सब ठीक हो? कोई ज़रूरत हो तो बताना। घर में खाने पीने का सामान है? जी मैडम। और जो कुछ बाहर देख सुन रही थी, वो देखकर लग रहा था कि पता नहीं इन लोगों के पास कुछ भी होगा या नहीं। आज हृदय में इतनी करुणा क्यों? क्योंकि इनकी उपस्थिति उसे जीने का संबल दे रही है, वरना इनकी आवाज़ें सुनकर वो बड़बड़ाती होती। गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा बैठाने के लिए चंदा मांगने आ जाते, दो दो ग्रुप। रात रात भर चलने वाले डीजे की शिकायत करती। लाउड स्पीकर लगाकर जब आरती होती और बेसुरा पंडित ऊंची आवाज़ में आरती गाता होता, या बच्चे नाम लेकर दूसरों को पुकार रहे होते, तो वो स्वयं जाकर चिल्लाती, क्या पागलपन है? क्या रात भर ये सब करोगे? 12 बज रहे हैं, हम लोग कामकाजी लोग हैं, कब सोएंगे? या होली के समय सुबह से लेकर शाम तक जब उनका जो हुड़दंग चलता था, सस्ते फिल्मी गानों या लोकप्रिय गीतों पर जो उनके डांस चलते और एक दूसरे पर रंग डालने की जो मस्ती चलती, उसकी आवाज़ें उसके घर तक सुनाई देती। तब उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता। रात दिन चलने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री करने वाले लोगों के लिए उसके पास शब्द ही ना होते। उनकी बातें, लोगों को आमंत्रित करना और ज़ोर से चिल्लाना। ओह, तब वो पुलिस को फ़ोन लगाती।
मैडम क्या करें, लीग मैच चल रहे हैं डे नाइट। पर इन्हें सोचना चाहिए कि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, बीमार हैं, नींद कितनी ज़रूरी है। कुछ दिनों की बात है, बच्चे हैं, फिर भी मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम कम कर लें। अब तो वो तरस रही है उस कमेंट्री को सुनने के लिए, उस हुड़दंग को सुनने के लिए। कहाँ हैं वे गीत, लोकगीत जो थिरकने पर मजबूर कर देते हैं? कहाँ है वो बेसुरा पंडित जिस पर वो गुस्सा करती थी? हे भगवान, कोई तो बोलो, कोई तो चीखो चिल्लाओ, शोर मचाओ, गाओ, नाचो। बच्चों का स्वर धीमा हो गया। उन्हें लगा मैडम नाराज हो जाएंगी, पर उन्हें नहीं पता कि आज मैडम उनकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है। अन्यथा मौत से हारते उन चेहरों की याद कहीं उन्हें ही न मार डाले। और जो कुछ बाहर देख सुन रही थी, लॉकडाउन के पहले जितने दिन ऑफिस जाना हुआ था तब का अपना ही रूप पहचान खो चुका था। हाथों में ग्लव्स, सिर पर बंधा कपड़ा या टोपी, मास्क के ऊपर शील्ड, गर्म पानी, बहुत दूरी बनाकर बैठना जैसे इंसान न हो सामने वाला मौत का दूत हो। ऊपर से दिखने वाले स्वस्थ शरीर में भी नाक गला, कहाँ वायरस ने डेरा बना लिया हो, कब चुपके से फेफड़ों में चला जाएगा। ना बुखार, ना सर्दी जुकाम, ना सुगंध में कमी, फिर भी महाराज आ बैठे हैं। वे कैसे भयावह दिन थे, अकल्पनीय, दुख और अवसाद से भरे। परायापन ही अपनापन था, दूरी में ही अपनों की सुरक्षा थी। सबसे समझदार, विवेकवान, संवेदनशील वही इंसान माना जा रहा था जो अपनों से दूर रहता था, ना आपका पानी पीता था, न पिलाता था। एक अजीब सा मौत का अंधड़ चल रहा था। तो जो चीज़ें बाहर दिखाई देती हैं, तूफान, आंधी, बारिश, बड़ी बड़ी बीमारियां, बाढ़, सूखा, भूखमरी, पता चला एक दिन वे सब आपके दरवाजे पर खड़ी, आपका दरवाज़ा बिना खटखटाए उजड्डों की तरह आपके बेडरूम में आकर बैठ गई हैं। उस दिन पति का फ़ोन आया। कल से अच्छा नहीं लग रहा है, कंप्यूटर पर काम करने वाले लड़के को सर्दी जुकाम हो गया है। आज आया भी नहीं, बता रहा था बुखार चढ़ा है, तबीयत घबरा रही है। घर आकर मैं आराम करना चाहता हूँ एक आध दिन। ठीक है, आ जाओ, बेमन से बोली मैं। फिर वही धुक धुक। मैंने तो मना किया था, पर तुम तो मानते ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती। देख रही हो कैसी आफत मची हुई है। मैं डॉक्टर हूँ, मुंह छुपाकर बहाना बनाकर घर में नहीं बैठ सकता। जब पति आते हैं तो उनका भाई भी आ जाता है। कितना मना करती है कि अंदर नहीं आना है, कोई चीज़ नहीं छूनी है, पर नहीं, वो अंदर भी आएगा, सामान भी छुएगा, पानी भरकर पिएगा, जबकि उसने बाहरी पानी की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास रख रखे हैं। पर वो उन हिंदुस्तानियों में से था जिन्हें सूनी सड़कों पर निकलना ही है, जिन्हें शहर का जायज़ा लेना ही है, जिन्हें कानून को धता बताकर पुलिस वालों से बहस करके निकलना ही है। वो मज़े से बता रहा था कि अपनी दोस्त की गाड़ी में घूमता रहा है। उसको, मतलब दोस्त को, बुखार आ गया। अब वो टेस्ट करवा रहा है, उसका पॉजिटिव आया है। बड़ी जुगाड़ से सरकारी हॉस्पिटल में जगह मिली है। आपके पाँव दबा दूँ? वो लक्ष्मण बनकर भाई के हाथ पांव दबा रहा था। दोनों एसी में बैठे थे, वहीं खाना खाया, सोए भी। वो नाराज हो रही है। दूसरे दिन पति को निकलना था, जाकर पति ने टेस्ट करवाया। क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव? उसके पाँवों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। लगा पानी अब डुबकी लगा रही है, डूब रही है। लो, आ गया मौत का निमंत्रण। तुम भी टेस्ट करवा लेना, मैंने संतोष को भी बोल दिया है। मना किया था, पर नहीं, तुमने तो मजाक समझ रखा है ज़िंदगी को। अब क्या होगा? मेरे पास तो सीएमओ के डॉक्टर्स की टीम से फ़ोन आ गया है। वे मुझे होम क्वारंटाइन का बोल रहे हैं। मैं वहीं आ जाता हूँ, कहीं हालत ख़राब हुई तो एडमिट तो हो जाऊँगा। और रात के 2 बजे होंगे कि उसने महसूस किया तेज बुखार से उसका बदन टूट तप रहा है। टैबलेट ली, बुखार कम तो हुआ पर उतरा नहीं। जाकर टेस्ट करवाओ। किसके साथ जाऊं? गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं आ रहा है, ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं। कई जगह बात की, मित्र का बेटा पैथोलॉजी चलाता है, हो सकता है उसके पास कोई साधन हो। आंटी, घर तो आ जाएंगे, पर आपको थोड़ा दूर आना पड़ेगा, पड़ोसी पसंद नहीं करते हैं। कितने पैसे लगेंगे? 3,000। वो सोच में पड़ गई। अगर पॉजिटिव आई तो कहीं ना कहीं तो इलाज करवाना ही पड़ेगा, फिर क्यों ना वहीं टेस्ट करवाया जाए। डॉक्टर साहब, टेस्ट करवाना है,
एंटीजन टेस्ट करवाया था तब नेगेटिव आया था, पर रात में बुखार आ गया था और हस्बैंड तो पॉजिटिव हैं ही। अभी आप एक दिन रुक जाओ, हमारे हॉस्पिटल को सरकार कोविड सेंटर बना रही है, वहीं आपके लिए बोल दूंगा। वे लोग घर आकर सैंपल ले जाएंगे, उसके पारिवारिक डॉक्टर ने सलाह दी। जी। फिर डॉक्टर अजय को फ़ोन लगाया। आप प्राइवेट में ही जाएं, अभी से परेशान क्यों हैं? क्योंकि घर में एक व्यक्ति को हो चुका है। हाथ पांव कांप रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं, बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे। हे ईश्वर, कहीं कुछ हो गया तो? बचपन में गायों को देखा था हरी घास के मैदान में, कैसे वो एक छोर से दूसरे छोर तक घास चर डालती थीं। वैसे ही कोरोना वायरस उसके फेफड़ों को चर रहा होगा। हर घंटे ऑक्सीजन का लेवल देखती, हर घंटे टेम्परेचर लेती, हर पल मृत्यु को जैसे पीछे धक्का दे रही हो। दृश्य 3। गिरधारी अभी आधे रास्ते ही पहुंचा होगा कि उसे चक्कर से आने लगे। धूप की वजह से या पहली बार इतनी दूर तक साइकिल चलाकर जा रहा था। पेड़ की छांव में चादर बिछाकर वो सीधा लेट गया। पत्नी ने भी पांव पसार लिए और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। गर्मी के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। कैंसर की मरीज पता नहीं ये थकान झेल भी पाएगी या नहीं। गिरधारी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके गालों को सहलाया, आंखों ही आंखों में बोला, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ पर सैकड़ों परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सघन सन्नाटा। जिंदगी थम सी गई थी जैसे। आगे चल तो पाओगे? हाँ, आराम से, बस तू आराम कर ले, कुछ खाने को निकाल ले। दोनों ने आराम से खाना खाया। बचे हुए खाने को संभाल कर सहेज कर रख लिया, क्योंकि आगे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला था। पानी भी वे घूंट घूंट पी रहे थे। तू ठीक है? पहले भी तो हम साइकिल से जाते थे, कितना मज़ा आता था। तब मैं साइकिल भी मोटरसाइकिल की तरह भगाता था। तू कितना चिल्लाती थी, हंसती थी। अभी हम कौन से बूढ़े हो गए? गिरधारी हंसकर बोला। सो तो है। आज भी तू कितनी सुंदर है। अरे, बीमारी भी भाग खड़ी होगी। तुम कहते हो तो? वो लजाती हुई मुस्कुराई। गिरधारी का स्पर्श आज भी उसे 25 साल पुराने स्पर्श की याद दिलाता था। कैंसर होने के बाद तो गिरधारी ने जैसे एक ही लक्ष्य बना लिया था जिंदगी का, कि पत्नी को बचाना है, उसे जिंदा रखना है, उसके लिए जीना है। वो उसके जीवन की शक्ति है, प्राण है, रोशनी है, रागिनी है। गिरधारी का जीवन एक एक पल उसके लिए समर्पित था। बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तुम इतनी अच्छी साइकिल चलाते हो कि साइकिल रेस में भाग लेते तो पक्का जीतते। वो मुस्कुरा कर बोली, जबकि वो जानती थी कि गिरधारी के पांवों की नसें उभर आई हैं। गिरधारी ने पुनः अपनी यात्रा आरंभ कर दी। हालांकि सभी अस्पतालों के ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर बंद थे। इस एक वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सारे डॉक्टर्स की ड्यूटी कहीं ना कहीं लगी थी। डॉक्टर अनिल ने ही सुनीता का ऑपरेशन किया था। वो मौत के मुंह से निकली थी। ना कोई पॉलिसी थी, ना मेडिक्लेम। इतना महंगा इलाज, हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च होने वाले थे। गिरधारी की दोनों बेटियों की शादी हो गई थी खाते पीते परिवारों में, पर बहुत थोड़ा पैसा ही बेटियां दे पाई थीं। बेटा पूना के किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। अपनी कमाई से अपना ही खर्चा उठा पा रहा था। एकमात्र जमीन थी 3 एकड़, उसी पर खेती हो जाती थी। अब क्या होगा? चिंता क्यों करती है? मैं जिंदा हूं तेरे सामने। खेत क्या चीज़ है? तू बचेगी तो दोबारा सब ठीक कर लूँगा। गिरधारी उसके उदास चेहरे को हथेलियों से भरकर कहता। गिरधारी अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करता था। उसे समझाता, तसल्ली देता, हॉस्पिटल में उसके साथ रहता। उसे किसी ने बताया था कि डॉक्टर अनिल के हाथों में जादू है। उनके इलाज किए मरीज लंबी उम्र जीते हैं। पैसा भले ही खर्च हो जाए, पर जीवन बच जाता है। तब गिरधारी ने यहाँ आना शुरू किया था। अभी उसे और चलना था। शाम तक पहुँच जाएगा, रात अस्पताल के बाहर गुजार लेगा, सुबह कीमो हो जाएगी, परसों फिर चल देगा। तुम थक गए? आज ही चलाई है क्या साइकिल? अच्छा ही हुआ आराम से आ गए, बस में धक्का खाते फिरते। गिरधारी की बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। दृश्य 4। 21 तारीख को उसका टेस्ट हुआ, गाड़ी आई,
2 लैब टेक्नीशियंस मतलब टेस्ट करने वाले आए। बरामदे से नीचे उतरकर उन्होंने टेस्ट किया। रात 12 बजे तक रिपोर्ट आनी थी। अब वो कोरोना इलाज का बजट बनाने में लग गई। पति शाम तक आने वाले थे, उनके लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। उधर 11:15 बजे फ़ोन आ गया, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। रात भर करवटें बदलते हुए निकली। ठीक होने वालों की संख्या कितनी है और मरने वालों की? उसने अपने सिर को थपथपाया। एक एक दृश्य सामने आ जा रहा था। नर्सें, डॉक्टर, तड़पते रोते मरीज, उनके घर वाले। दोनों बच्चे बाहर, रिश्तेदार मिल नहीं सकते। ये एक अकेला सफ़र था, जिंदगी और मौत के बीच का। बैग में सामान जमाती जा रही है। घर की अलमारियां ठीक से बंद की, जरूरी सामान अंदर रखा। अब भी मोह नहीं, ये बच्चों का है। पूरी गृहस्थी घर में पसरी है। 35 साल की गृहस्थी, सारी चाबियां एक जगह रख दी। अगर ना लौटी तो ढूंढने में दिक्कत ना हो। जो ठीक होकर आ गए थे उनसे सलाह ले रही है, कुछ ज़रूरी सामान ले जाओ। मेरे तो सारे कपड़े रखवा लिए थे कि डिस्ट्रॉय कर देंगे। खाने पीने का कुछ सामान ज़रूर ले जाना। हालांकि वहाँ सब मिलेगा, पर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। किताबें ज़रूर ले जाना, समय ठीक से कटे, बस इस बात का ख्याल रखना। खाना खाते हुए अजीब सी बेचैनी हो रही है। थाने से फ़ोन आ गया, फिर कलेक्टर कार्यालय से। बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, न कोई आ सकता था न जा सकता था। बरामदे में बैठी है। सुना है कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं, और बड़े अस्पताल में तो 15-20 लाख तक। एक साथ इतना पैसा? पिछले ही साल बड़े बेटे ने मकान खरीदा था, सारी बचत पूंजी लगा दी थी। अगर न जाऊं तो घर में ही इलाज हो जाएगा, दोनों साथ रहेंगे। सरकारी अस्पताल में आप नहीं रह सकती, जगह नहीं है, परिचित डॉक्टर बता रहे हैं। इतने लोग वहाँ इलाज करवा रहे हैं ना? आपको आदत नहीं है भाभी, डॉक्टर समझा रहे हैं। दूसरे अस्पताल के लिए भाई बात कर रहा है। लोग स्ट्रेचर पर पड़े हैं जनरल वार्ड में, कुछ तो ज़मीन पर ही हैं इंतज़ार करते हुए। ऐसे में कहाँ कैसे रहेंगी? प्राइवेट में ही जाओ, पैसों का मत सोचो। अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, पता चला वहाँ भी जगह नहीं बची है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने बात कर ली है, आपको एडमिट कर लेंगे। सब मेरे परिचित हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डॉक्टर कह रहे हैं। घबराना नहीं है। पता नहीं लौट कर भी आऊँगी या नहीं। अंदर से रुलाई फूट पड़ी। बच्चों का क्या होगा? अभी उन्हें मेरी ज़रूरत है। उनका जीवन बेवक्ती ही दुखों से भर जाएगा। भगवान के सामने जा खड़ी हुई। बस 5 बरस और दे दो, इतनी कृपा करना। तस्वीर के पीछे कुछ रखा, कोई मंत्र मन्नत। क्या सोच रही हो? जाकर एडमिट हो जाओ, रिस्क मत लो। घंटे भर में स्थिति बिगड़ जाती है, चिंता मत करो, भाई दिलासा दे रहे हैं। कैसे जाओगी? देखती हूँ, वहाँ से एम्बुलेंस आ जाएगी, पैसे लेगी। कितना लगेगा? 3,000। 3,000? इतनी दूर तो नहीं है हॉस्पिटल। पूरी देह कांप रही है, जैसे शीत हो गया हो। ऑक्सीजन लेवल 92। मन घबरा रहा है। उसके हॉस्पिटल जाने की खबर सुन माँ रोने लगी। एक एक करके सभी के फ़ोन। ये विदाई अंतिम विदाई तो नहीं है? मैडम अपनी जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं। वो तो डॉक्टर साहब ने बोला तो हम आ गए। ड्राइवर ने पीपीई किट पहन रखी है। अस्पताल के गेट के सामने एम्बुलेंस रुकी। एक बड़ा बैग, हैंडबैग। वार्ड बॉय ने बड़ा बैग उठाया। महिला व्हील चेयर लेकर खड़ी है। तुरंत उतार कर अंदर ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। क्या क्या बीमारी है? अभी कैसा लग रहा है? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीटी स्कैन। आपके साथ कौन आया है? डॉक्टर पूछ रहा है। कोई नहीं। अकेली आई हैं? यहाँ तो अकेला ही आना था। पेपर्स पे कौन हस्ताक्षर करेगा? मैं स्वयं। उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। गहरे कुएं में गिरी है तो तैर कर किनारे पकड़कर ऊपर आना ही होगा। अपने बारे में अपडेट देने के लिए किससे बात की जाए? मैं आपको अपने भाई का नाम और मोबाइल नंबर देती हूँ। पति तो कोरोना पॉजिटिव हैं, होम क्वारंटाइन है, वो एडमिट नहीं होना चाहते। सीटी स्कैन एक बार पहले भी करवाई थी, पर अभी अभी तो जैसे वो रेलगाड़ी है, हर पटरी पर चलती मुड़ती जा रही है। जिस रूम में जिस टेस्ट के लिए कहा जा रहा है करवाई जा रही है। एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ हो गया, पर नीचे उसी पलंग पर लेटी है। 3 महिलाएं और हैं उसी हालत में, घबराई हुई, बातें करती हुई। एक महिला रो रही है। आप रूम में कब ले जाएंगे?
आपकी फाइल तैयार हो रही है। फाइल कब तैयार होगी? पैसा जमा होने के बाद। आपके भाई से बात हो गई है। ओह, तो जब तक पैसा जमा नहीं होगा तब तक फाइल तैयार नहीं होगी, ना उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। डॉक्टर का 3 बार फ़ोन आ चुका है। वो आपके बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि हर बात और रिपोर्ट उन्हें बताई जाए। वो मन ही मन खुश हो उठी, स्वयं को मिल रही तवज्जो को लेकर। अकाउंट सेक्शन से भैया की बात हो गई थी। अब उसको आईसीयू में लाया गया है। सबसे पहले उसको पलंग पर लिटा दिया गया, फिर कपड़े बदलवाए गए, सामान पलंग के नीचे रखा गया, कुछ साइड की रैक में। तत्काल फाइल पर लिखा जाने लगा ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन, बुखार। ऑक्सीजन की नली नाक में, हाथ में ड्रिप, बूंद बूंद दवा चढ़ रही थी। मॉनिटर पर ऑक्सीजन दिख रही थी 92, 93, पल्स 100, 110, 120। उसने अपने चारों तरफ देखा। 20 बेड थे, सभी भरे हुए। सबने स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। सिर पर कैप, मुंह पर मास्क, नाक में नली या मुंह पर बड़ा सा गुब्बारा। एक दो पेशेंट वेंटिलेटर पे भी थे। पीपी किट में हर पलंग के आसपास खड़ी कुछ ना कुछ काम करती, दवा देती, टेस्ट करती नर्सें। एक अत्यधिक बूढ़ी औरत जिसका सिर हिल रहा था, हाथ पांव भी कांप रहे थे, वो बार बार उठकर भागती। नर्सें उसे पकड़कर बैठाती। हमें घर जाना है, मेरे बेटे को बुलाओ, फ़ोन करो, बात करवाओ, हमें यहाँ नहीं रहना है, जाने दो, जाने दो। वो चीख रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। लगभग हाथ पकड़कर पलंग पर जबरदस्ती बैठाकर समझाकर उनको लिटाया जा रहा था। कभी वो नली फेंक देती तो कभी ऑक्सीजन मास्क निकाल देती। वो उन लड़कियों मतलब नर्सों का धैर्य देखकर चकित रह गई। दूसरे पलंग पर गोरे रंग के मध्यम कद काठी के आदमी को 2 नर्सें पकड़कर खड़ी थीं। डॉक्टर के आते ही वे फपक कर रोने लगे। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे इकलौते लड़के का मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब। उनका रुदन उसकी छाती में बैठता जा रहा है। डॉक्टर उनकी पीठ थपथपा कर सांत्वना दे रहा था। आपको हिम्मत रखनी होगी, आपको हमारी बात माननी होगी, आप आराम करिए, आप ठीक हो जाएंगे। तीसरे पलंग पर एक मोटा सा आदमी लेटा था। वो पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में था, जब हालत बिगड़ने लगी तो यहाँ आ गया था। एक पलंग पर एक निहायत ही शांत सा दिखने वाला आदमी लेटा था। उम्र होगी कोई 50 साल। किसी ऑफिस में अकाउंटेंट है। कई दिनों से उसका बुखार नहीं उतरा था और ऑक्सीजन लेवल भी नहीं बढ़ रहा था। बाकी सबके अलावा एक महिला थी जो गांव से आई थी। बेन फ्लैन लगाने के लिए उसकी नसें नहीं मिल रही थीं। जैसे ही नर्स सुई लगाती वो छाती फाड़ कर चिल्ला उठती, ओ पप्पू के पापा, मार डाला, बचा लो, अब नहीं बचेंगे। जैसे ही नर्स ब्लड लेती तब भी वो चीखती, ओ भगवान, मार ही डालोगे, ओ पप्पू के पापा, वापस बुला लो, हमारी लाश आएगी वापस, हमारी बात करवा दो। उसकी चीख चिल्लाहटों से निष्प्रह नर्स और 2 अन्य लोग उसकी नस ढूंढने में लगे थे। ओ अम्मा, ओ दद्दा, छाती जल रही है, घबराहट हो रही है, अरे दूध बुलवा दो, हमें ठंडा दूध पीना है। बुलवाती हो या नहीं, या बड़े डॉक्टर से शिकायत करें? अरे किसी को बुला दो, मेरे घर वाले नीचे खड़े हैं, फ़ोन लगाओ, बात करवाओ। उसका रोना चीखना कराहना 20-25 मिनट तक यूं ही जारी रहा। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। यहाँ किसी भी तकलीफ में कोई भी कितना ही चिल्ला सकता था। नर्सों डॉक्टरों को गालियाँ दे सकता था। एक अन्य पलंग पर एक सांवले रंग का मोटा सा आदमी था जिसका पेट बाहर निकला था। उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था, 66। गोल गोल फुग्गे जैसा चेहरा। वो ऑक्सीजन मास्क निकाल कर बात करता, फिर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता। सब लोग अपने मोबाइल जमा कर दीजिए, डॉक्टर साहब राउंड पर आने वाले हैं। उधर अकाउंट सेक्शन से उसके पास लगातार फ़ोन आ रहे थे। आपके पैसे अभी तक जमा नहीं हुए हैं, उसने भाई को मैसेज किया। उनको इतनी अकल नहीं है कि अकाउंट ऐड किया है, 45-50 मिनट तो लगेंगे ही, उसको बता तो दिया था। थोड़ी देर बाद भाई का मैसेज आया, 50,000 रुपये जमा कर दिए हैं। 20 पलंगों पर अलग अलग लोग, सब घबराए हुए, जिंदगी की जंग को जीने की भरपूर कोशिश करते हुए, अपनों की चिंता में डूबे। बाहर जो अपने हैं वे कितने परेशान होंगे, कैसी हवाइयाँ उड़ रही होंगी उनके चेहरों पर। ये सब सोचकर भी सब हैरान परेशान।
एक नियत समय दिया गया था कि हॉस्पिटल के फ़ोन से बात की जा सकती थी, पर यहाँ तो अपनों से बात करके वीडियो पर उनको देखकर लगता था कि उनके लिए ही ठीक होना है, जीना है। उसके पास जैसे फ़ोन आ रहे थे वैसे ही नए एडमिट पेशेंट के पास भी फ़ोन आ रहे थे। वो यानी जगदीश किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। उसने अपने बॉस को फ़ोन लगाया। सर, मैं एडमिट हूँ, कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरे अकाउंट से कर दीजिए, मैं भोपाल में हूँ, थोड़ा बहुत भी नहीं होगा, मैंने मैसेज किया है। वो फिर मास्क लगा लेता है। दूसरा फ़ोन, भोपाल में एडमिट हूँ, हाँ अभी पैसा जमा करना है, वहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं सब वापस कर दूँगा, प्लीज़। तीसरा फ़ोन, चौथा, शायद वो 10-12 लोगों से बात कर चुका था। आप लगातार बात किए जा रहे हैं, चलिए फ़ोन दीजिए। नर्स नाराज़ होकर बोली, बस 2 मिनट। नहीं, दीजिए फ़ोन। सारे नंबर इसी में हैं मैडम, हम बात करवाते हैं, आप लोग मानते नहीं हैं, कैमरे में मैडम देखती रहती हैं, आप बार बार मास्क निकाल रहे हैं। बस 2 मिनट प्लीज़, वो हाँफते हुए बोला। वो समझ रही थी हॉस्पिटल के फ़ोन से वो कितने लोगों से बात कर पाएगा। आजकल मोबाइल ही तो डायरी है, सारा हिसाब किताब, सारे पेमेंट। जब तक ओटीपी नहीं बताओ पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। सिस्टर अब भी उसके पास खड़ी थी। वो अपना फ़ोन दे चुकी थी, ये सोचकर कि शाम को ले लेगी। अगर परिवार वालों से बात नहीं होगी तो आधी मौत तो मरीज यूं ही मर जाता है। आप उनकी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हैं? उनको पैसे की व्यवस्था करनी है, पता नहीं कितने लोगों से बात करनी होगी। बाद में कर लें। क्या आप लोग बाद में पेमेंट ले लेंगे? मेरे पास ही 5 बार फ़ोन आ चुके थे, वो नाराज़ होकर बोली। उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, उनकी ऑक्सीजन लगातार गिरती जा रही है, आप देख रही हैं ना। उन्हें हॉस्पिटल को पैसे की ज़रूरत है। पीपीई किट में दुबली पतली नर्स की केवल चश्मे से आंख दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अपनी व्यवस्था थी। पेशेंट को इतनी छूट क्यों दी? उनके नाम उनकी किट पर लिखे होते ताकि पता चल सके कि कौन क्या है। एक डॉक्टर सुबह आता, दूसरा 9 बजे, फिर 4 डॉक्टरों की एक टीम 10 बजे। बड़ा डॉक्टर जो हर पेशेंट से विस्तार से बात करता, घबराए हुए चिंतित रोते पेशेंट की पीठ पर हाथ फेरता, कंधे थपथपाता। बात हुई घर वालों से या नहीं, वो पूछता। ये सफ़ेद रंग के देवदूत सबकी आंखों में जीवन के कुछ फूल खिला देते। जगदीश का ऑक्सीजन लेवल ज्यों का त्यों था। तनाव और घबराहट के मारे वो हाँफ रहा था। पता नहीं उसके पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं। वो पूछना चाह रही थी। यहाँ तो किसी प्रकार की रियायत भी नहीं थी। बगल के पलंग पर वकील था जो अपने पैसों का, दवाइयों का, टेस्ट का, यहाँ मिलने वाली सुविधाओं का ध्यान रखता था। उसके सीने में दर्द था, छाती में कफ जम गया था। कोई भी डॉक्टर और हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। कोरोना टेस्ट करवाया तो नेगेटिव निकला, सांस लेते नहीं बन रही थी। वो बता रहा था, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे कोरोना निकल आए ताकि मैं एडमिट होकर इलाज तो करवा सकूं। पसलियां जकड़ गई थीं, सीना ऐसे फूल गया था कि लगता है फट जाएगा। फिर जब टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। सारे टेस्ट हो गए, ईसीजी भी, अब ठीक लग रहा है। अच्छा हो पाएगा? मुझे बड़ी चिंता लग रही है, वो जगदीश को देखते हुए बोली। एक बार जो यहाँ आ गया वो केवल पैसा देकर ही वापस जा पाएगा, जिंदा या मुर्दा। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया, सुबह से शाम तक का कार्यक्रम। 5-6 बजे तक फ्रेश होना, बिस्तर बदलना, कपड़े बदलना, गर्म पानी के साथ टैबलेट, फिर सेब, फिर नाश्ता, फिर दवाएं। इसके पहले खून लिया जाता, एक्सरे किया जाता, दवाएं दी जाती। ज़्यादातर लोग बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करते, ब्रश कुल्ला करते, खकारते, थूकते। वो अपने कानों पर हाथ रख लेती, आंखें मूंद लेती। साक्षात गंदगी का नरक, और इस गंदगी को साफ करने वाले वही लड़के, महिलाएं यानी सफाई कर्मी। कुछ सज्जन किस्म के पेशेंट सब कुछ चुपचाप कर लेते, लेकिन कुछ लोग जो ये सोचकर आते कि वे हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं, एक एक बात की जानकारी लेते, एक एक काम करवाते, लड़कों को दौड़ाते, शिकायतें करते, नाराज़गी दिखाते। यानी हर चीज़ वसूलो, सेवा भी वसूलो। वो महिला जो हर बात पर चीखती थी और खाने में, नाश्ते में, सफाई में गलतियाँ निकालती थी, वो सिस्टर से अपने बालों में तेल डलवाती, मालिश करवाती, कंघी करवाती, फिर चोटी बंधवाती।
सिस्टर के मुंह से जी मैडम, जी आंटी जी के अलावा एक शब्द भी ना निकलता। उल्टा उसके आसपास दवा खिलाने के लिए मिन्नत करती, समझाती। उस महिला को न दया आती थी, न सहानुभूति होती थी। उसे यह भी एहसास न होता था कि रात रात भर बिना पलके झपकाए, बिना हाथ रोके ये नर्सें भी तो किसी की लड़कियां हैं। सब लोग चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि देखा जगदीश फूट फूट कर रो रहा है। क्या हुआ? जो उठकर जा सकते थे वो पूछने के लिए जा पहुंचे। माँ चल बसी है। मेरे यहाँ एडमिट होने की खबर सुनकर किसी ने कह दिया मेरे बचने की बहुत कम उम्मीद है, उन्हें आघात लग गया। क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। स्वयं को संभालिए, आपको ठीक होना है, वकील ने सांत्वना दी। नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं, पर क्या करूं, आखिर थी तो माँ। वो आंसू पोंछता जा रहा था। उसका ऑक्सीजन लेवल एकाएक गिरना शुरू हो गया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क जो गुब्बारे की तरह फूल पिचक रहा था। नर्सें, डॉक्टर सब उसके पास खड़े थे। एक सीनियर डॉक्टर उसके कंधे थामे खड़ा था। कोरोना और उसके बीच पीपीई किट थी जो उनकी एकमात्र सुरक्षा कवच थी। वो थोड़ा थोड़ा शांत हुआ था, पर उसकी सांसों की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। सब अपनी सांसों की गति देख रहे थे। हॉल में मध्यम स्वर में भजन की लहर चल रही थी। पता नहीं पैसों का क्या हुआ होगा। मेरा मोबाइल, वह उसी अवस्था में बात कर रहा था। मेरी मोटरसाइकिल गिरवी रख दो, माँ का अंतिम संस्कार कर दिया, फोटो भेज देना। हाँ, अब ठीक हूँ, चिंता मत करो। वो आंखें बंद करके लेट गई। सफ़ेद देवदूतों के बीच मन हल्का महसूस कर रहा था। कुछ होता भी है तो देवदूत आकर थाम लेते हैं। नाश्ते और लंच के बीच का समय खाली होता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, बीमा पॉलिसी के बारे में, गोल्ड जो कि लॉकर में रखा है, आधा आधा दोनों बच्चों के लिए, मकान ऊपर का हिस्सा दोनों बच्चों का, नीचे का पति के लिए, उसकी पेंशन 50% पति को, 25-25% दोनों बच्चों को, ग्रेच्युटी और पीपीएफ तीनों को बराबर, किताबें किसी लाइब्रेरी को भेंट कर दी जाएं, उसके कपड़े साड़ियाँ छोटी बहन को दे दी जाएं ताकि वो जहाँ जिसको चाहे दे सके। वो लिखे जा रही थी। ये क्या पागलपन है? क्यों नहीं? वसीयत नहीं बनवा पाई थी? बच्चों को सब पता होना चाहिए। पति के साथ सब हैं, भाई बहन, पर बच्चों के साथ कोई भी नहीं। दोनों बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं। कुछ शब्द, कुछ लाइनें लिख रही है, कुछ जीवन के मूल मंत्र। लग रहा है कोई उठाकर ले जा रहा है। माँ पास में खड़ी हैं। सब ठीक हो जाएगा, कह रही हैं। एक झटके के साथ आंख खुली। देखा जगदीश के पलंग को घेरे 4-5 डॉक्टर्स और नर्सें खड़ी हैं। अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, सांस नहीं आ रही है, नहीं ले पा रहा हूँ, बचाओ माँ, अम्मा बचाओ, जल्द से वेंटिलेटर पर लो, जल्द। ऑक्सीजन का लेवल 55 पर था। पूरे हॉल में उसकी सांसों की जंग सुनाई दे रही थी। सब थे, पर उसका अपना कोई नहीं था पास में। रात वाले अंकल? उसने वकील से पूछा। नहीं रहे, वकील ने इशारों में कहा। क्या? उनका इकलौता बेटा, उनकी वो अंतिम पुकार, गिड़गिड़ाहट, इच्छा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। हे भगवान, केवल 5 वर्ष दे दो, केवल 5 वर्ष। मेरे बच्चों का कोई नहीं है, वे अधर में हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मन ही मन पाठ कर रही है, जाप कर रही है, प्रार्थना कर रही है। अब जगदीश वेंटिलेटर पर है। उसकी पत्नी को डॉक्टर समझा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अब क्या होगा वो पूछ रही है। उसको माँ के जाने का सदमा बैठ गया है। अब? वकील ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा। ईश्वर ही मालिक है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। पैसे के लिए भी परेशान हैं। वो तो है ही। भाई का मैसेज था, 80,000 जमा कर दिए हैं, आराम से रहकर इलाज करवाओ, किसी बात की चिंता मत करो। उसके पास तो इतना बड़ा सहारा है। जगदीश के पास या उसके जैसे लोगों के पास कितनी परेशानी है, कितना बिल बढ़ रहा होगा। शाम तक वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था। ऑक्सीजन भी 80 तक आ गई थी। बहुत बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं ना। वो फिर बात कर रहा था। कहाँ से करोगी, कितने लोगों से मांगोगी, मुझे मर जाने दो, पर लाश भी तब मिलेगी जब पैसा चुकाओगी। चिंता न करूं तो क्या भजन करूं? वो टुकड़ों टुकड़ों में बोल रहा था।
तमाम लोगों के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार नीचे बैठे थे, सुबह से लेकर शाम तक। रात में कहीं किसी खाली जगह पर या पार्क में चले जाते। क्यों बैठे रहते हैं जब मिलने की परमिशन नहीं है तो? कहाँ जाएंगे, उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। मौत के साए में सब थे और मौत को धक्का देने के लिए डॉक्टर उन्हें मजबूत कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। आज 5वां दिन था। कुछ पेशेंट को नीचे भेज दिया गया था। प्राइवेट वार्ड भरे हुए थे, इसलिए एक और कोविड हॉल बनाया गया था। नए पेशेंट की लाइन लगी थी। एक नर्स 5-5 मरीजों को संभाल रही थी। वो देखती सब सो रहे हैं, वो जाग रही है। वो रिपोर्ट लिख रही हैं, दवा खिला रही है, ड्रिप की बोतल, सलाइन बदल रही है। कभी किसी की शुगर 500 तक पहुंच जाती तो कभी नीचे आ जाती। कभी किसी का बीपी बढ़ जाता तो कभी किसी की ऑक्सीजन गिरने लगती। नई नई नर्सिंग पढ़कर निकली लड़कियां जिनके नाम जानने लगी थीं, उनके चेहरे भूल जाती, क्योंकि चेहरे नहीं सिर्फ आंखें दिखती थीं। जांच के दौरान पूछ लेती, घर पर कौन कौन है। पता चला ज़्यादातर नर्सें और अन्य कर्मचारियों से वे यहीं रुक रहे हैं, घर गए हफ्तों हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या किसी के माँ बाप हैं, बूढ़े दादा दादी हैं। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद नहाती हैं, फिर खाना बनाती हैं। सुबह 4 बजे उठती हैं, क्योंकि सुबह जल्दी आना पड़ता है। 4-5 सिस्टर्स को कोरोना हो चुका है। 8-8 घंटे तो कई बार डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। पीपीई किट के दौरान ना पानी पी सकती हैं, ना वॉशरूम जा सकती हैं। ये छोटी छोटी नई नई नर्सें जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं। सबसे कठिन पर सेवा के सबसे ज़रूरी दौर में अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके हजारों लोगों की दुआएं ले रही थीं। कल उनके साथ क्या होगा उन्हें भी नहीं मालूम। सफ़ेद लिबास पहने तपस्विनी सफाई करती, पोछा लगाती, मलमूत्र उठाती, साफ सफाई करती। ये महिलाएं और पुरुष प्यार के 2 बोल सुनकर खुश हो जाते हैं। पेशेंट के लिए उनका होना ही बहुत बड़ा संबल होता है। 10वां दिन। अब उसे लग रहा था कि वो कुछ कुछ ठीक है। अब 2 घंटे बिना ऑक्सीजन के लिए रखा जा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन तुरंत 92-93 पर आ जाती। फिर ऑक्सीजन के सहारे, फिर चलाकर देखा जाता। एक खिलौना जैसा इंस्ट्रूमेंट जो फूंक मारने पर फेफड़ों को मजबूत बना सकता था, वो भी कर रही है, फूंक मार रही है। बचपन में गुब्बारे फुलाती थी जैसे। अपने ही पलंग पर बैठकर प्राणायाम करती है, हल्के फुल्के व्यायाम। बेटा डॉक्टर से बात कर रहा था, उनकी रिपोर्ट और एडमिट होने का कार्ड भेजने को बोल रहा था। वो यहाँ आने के लिए परमिशन मांग रहा था। घर में 4-4 लोग संक्रमित और बच्चे पास में नहीं। नहीं बेटा, तुम्हारा आना ठीक नहीं है। 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। रास्ते में तुम्हारा क्या हाल होगा, इन्फेक्शन हो गया तो, और यहाँ आकर तुम वापस नहीं जा सके तो? माँ, आप लोग वैसे भी साथ में तो रह नहीं पाओगे। बाहर से तो काम कर पाऊंगा, बस तुम्हें नहीं आना। छुट्टी मना लूँगा। देख रहे हो लोग कैसे फंस कर रह गए हैं। कहाँ ठहरोगे? कोई भी अपने घर में नहीं आने देगा, तुम्हें आना भी नहीं चाहिए। घर में वही हाल था। पति, उनका भाई, चाचा सब एक साथ संक्रमित। भाई बाहर खाना रखवा देते, नाश्ता कहीं और से आ रहा था। घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। एक रात तो पति की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनका ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया था। चेहरा नीला पड़ गया, सांस लेते नहीं बन रही थी, पर वे धैर्य से ऑक्सीजन लेते रहे। भाभी, भैया, देवर घबरा कर फ़ोन लगा रहा था। क्या हुआ? उनकी हालत ठीक नहीं है, यहीं एडमिट करवा देते हैं। एम्स में बात की है, वे वहाँ नहीं जाएंगे, तो मैं यहीं बात करती हूँ। घबराओ नहीं, सुबह तक देखता हूँ, पति उसे समझा रहे हैं। वो पलंग पर बैठी है, मंत्र जाप करती। डॉक्टर से पलंग खाली होने की बात पूछ रही है। बार बार फ़ोन, फिर मैसेज, ऑक्सीजन का लेवल कितना, बस एक ही सवाल। उसी दिन पंडित जी का फ़ोन आ गया। मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हैं। हम आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अभिषेक भी। हमारे एक रिश्तेदार कल ही चल बसे हैं। हम बहुत डर गए हैं, घबराहट हो रही है। आप घबराइए नहीं, अब हम काफ़ी ठीक हैं। 2-4 दिन में घर पहुंच जाएंगे। आपने अपने यजमान की चिंता की, यही क्या कम है? हमने सोचा कि जाप कर ही लें, तो कर लीजिए ना, थोड़ा खर्चा ज़्यादा। पंडित जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो थोड़ा झुंझला कर बोली। ऐसे में भी पैसे की बात, सब अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं।
आज पहली बार उसे पंडित पर गुस्सा आ रहा था। उधर भाई को एक ही चिंता, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। कितनी बीमारियां हो गई हैं, पर इस बीमारी को लेकर इतना भय। हर समय खाने पीने की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था, डॉक्टरों से बात करना, सबको खबर करना। उधर जगदीश अब भी वेंटिलेटर पर था। वकील भी धीमी आवाज में पैसों की व्यवस्था की बात कर रहा था। बुजुर्ग, सिर हिलाने वाली, उठ उठकर भागने वाली महिला घर पर बात करने के बाद अब शांत थी या डरी हुई थी। चीखने वाली महिला अब अपेक्षाकृत कम बोलती थी। हाँ, वो अपने बाल रोज नर्स से औंचवा कर चोटी बंधवाती थी। वो बाथरूम में जाकर स्वयं स्पंज करती, पर बेड नंबर 9 वाले सज्जन कल बाथरूम में स्लिप हो गए थे, इसलिए उनको बाथरूम नहीं जाने दिया जा रहा था। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि उन्हें बिस्तर से न उतरने दिया जाए। वे जिद पकड़े थे, मुझे जाने दो, आप नहीं जा सकते, कुछ नहीं होगा। कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं बिस्तर पर लेटरिन बाथरूम नहीं कर सकता। आपको जाने की परमिशन नहीं है। प्लीज़ सर, आप लिख कर दीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पर बाथरूम जा रहे हैं। मैं तैयार हूँ। उसने चेहरा फेर लिया। वेंटिलेटर पर जगदीश के अलावा 3 मरीज और थे, पर उसका ध्यान जगदीश पर ही था। अब उसका ऑक्सीजन लेवल 88 पर आ गया था। वो आज ठीक महसूस कर रहा था। उसने ठीक से नाश्ता किया था, पर वो लगातार फ़ोन पर मैसेज किए जा रहा था। वही पैसे की किल्लत। हाँ, गिरवी भी कौन रखेगा? वकील धीमे से कह रहा था। मेरे परिचित की तो ज़मीन तक चली गई और बाद में वो आदमी भी नहीं बचा। लोग मदद किस आधार पर करें? देने वाला भी सोचता है कि पता नहीं पैसा लौटेगा भी या नहीं। ये तो है। मैंने तो हेल्थ पॉलिसी ली थी, पर उसमें भी कितना पैसा मिलेगा? अचानक पैसे की व्यवस्था होना, वो भी लॉकडाउन में, जहाँ लोगों के काम धंधे बंद हैं, व्यापार चौपट हो गया है, खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गई है। फिर ये बीमारी भी ऐसी है जिसमें लोगों की बचने की उम्मीद ही संशयपूर्ण रहती है। लोग कहाँ से कैसे मदद करें? मैं देख रहा था, लोगों ने महीनों का राशन भर कर रख लिया है। बाद में मिलेगा या नहीं, हर चीज़ की कालाबाजारी, हर चीज़ का अवमूल्यन। महंगाई है तो सुरसा की तरह बढ़ रही है। इससे पहले कभी भी इंसान अपने भविष्य को लेकर इतना हताश नहीं हुआ था जितना आज है। सबको अपनी चिंता सता रही है बस। लोग मर भी तो रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग मर रहे हैं? क्या 4 दिन का खाना खिला देने से या 5-10 किलो अनाज देने से आदमी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? चलिए, अभी आप 2-4 महीने की व्यवस्था कर भी दें तो बाकी के जीवन का क्या होगा? भ्रष्टाचार इतना है कि सही जगह पर सही चीज़ें पहुंच भी नहीं पाती हैं। आप देखिए तो देश कहाँ जा रहा है। ये संकट है ही ऐसा, सारी दुनिया झेल रही है, हम अकेले ही थोड़ी हैं ना। लोग अचंभित हैं, सकते में हैं, करें तो क्या करें? सवाल स्वयं को बचाने से ज़्यादा आसपास के लोगों के जीवन को बचाने का भी है। हमें अपनी नैसर्गिक जिंदगी की ओर लौटना होगा, आवश्यकताओं को कम करना होगा। लेकिन स्वार्थी लोग तो ऐसे में भी कमाने का अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो बेईमान है वो हमेशा बेईमानी ही रहता है, उसकी आत्मा मरघट पर जाकर भी बेईमानी कर लेगी। आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं। इसके बाद भी आप तस्वीर नहीं देख पा रही हैं। भूखे बेरोजगार लोग क्या करेंगे? सामान लूटेंगे, चोरी करेंगे, सामान छीनेंगे। एक ऐसी अराजकता की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ खड़ी होती है कि मैं घबराने लगता हूँ। चलिए, टेंशन मत कीजिए। आपका अभी तक कितना पेमेंट बना होगा? मैं आपको दिखा दूंगी। अभी तो शायद 4 दिन और रुकना होगा। डॉक्टर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सर्विस भी अच्छी है। पर सोचता हूँ सरकारी अस्पताल में बेड मिल गया होता तो ये 5-7 लाख रुपए बच जाते। बच्चों का पैसा था, भविष्य की बचत। पर सरकारी अस्पताल में भी तो बड़ी सिफारिश लगानी पड़ती है। मेरा तो भाई डॉक्टर है, उसके कहने पर भी नहीं मिला। जगह होगी ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी? लोग मानते ही नहीं। उन्हें मास्क नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे, उन्हें भीड़ में जाना है तो जाएंगे ही। उन्हें जीवन से नहीं, बाकी चीज़ों से प्यार है, मसलन बाजार से, मंदिर से, भीड़ से। क्या कहो और क्या करो? ज़्यादातर लोग सो रहे होते या अखबार पढ़ रहे होते या मोबाइल मिलने पर परिवार के साथ बात कर रहे होते। दिन में हलचल रहती, पर रात का सन्नाटा सीने पर पाट की तरह रखा होता। केवल ऑक्सीजन की मशीन से आवाज़ ही आती। उस आवाज़ को, उस ध्वनि को वो ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन
इतना ज़रूर एहसास हो गया था कि वो किसी घायल चिड़िया की तरह आवाज़ होती थी। अब उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसर गया था। वो अपनी डायरी में गर्दन झुकाकर कुछ लिख रही थी, या अपनी वसीयत या इलाज का खर्चा। उसने अपनी डायरी मोबाइल में सुरक्षित कर दी थी और डायरी में भी सारी बातें स्पष्ट कर दी थी, क्योंकि इन 7 दिनों में इन्हीं पलंगों से जिंदा मरते हुए लोगों को और उनकी लाशों को जाते हुए देखा था। और आज जो स्थिति ठीक लग रही थी, वो कल क्या हो जाएगी पता ही न था, क्योंकि वायरस के म्यूटेंट का नया रूप आ रहा था, नई रिसर्च आ रही थी। ठीक होने के बाद भी लोग अचानक ही मर गए थे। शाम हो गई थी। आरती की हल्की सी धुन सुनाई दे रही थी। वो बाहर के बरामदे में टहलने के बहाने निकल आई। उसको पकड़ने के लिए एक सहायिका थी जो वहीं बैठ गई थी। कितने दिन बाद वो आसपास की सड़कों को, भवनों को और पेड़ों को देख रही थी। साफ चमकता दूधिया आसमान, ना हवाई जहाज़ों का धुआं, ना नीचे से उठने वाले धुएं की कोई छाया। मुक्त आसमान में बस परिंदों का रेला उड़ रहा था। कोई समूह लौट रहा था तो कोई लंबी उड़ान के बाद नीचे उतर रहा था। सड़क पर बिजलियां चमक रही थीं। इतनी चौड़ी सड़कें हैं, पहली बार देखा था उसने। दृश्य 5। गिरधारी ने आखिरी पेडल मारा तो वो जाकर डॉक्टर की क्लिनिक के सामने ही रुका। सबसे पहले सामान उतारा, थैला खोला, पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। फिर डॉक्टर को फ़ोन लगाया। सर, मैं आ गया हूँ। रुकने की व्यवस्था आपकी क्लिनिक के बाहर के बरामदे में। अच्छा, सुबह 9 बजे अस्पताल पहुँच जाना, छोटा गेट खुला होगा। मैं बोल भी दूंगा। तबीयत तो ठीक है ना सुनीता की? खुले आसमान के नीचे एक चादर बिछाकर गिरधारी ने पत्नी को लिटाया। फिर आसपास का फर्श साफ करके एक पानी की रेखा चारों तरफ खींचकर खुद लेट गया। चींटी, मच्छर, कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं। उसने चारों तरफ कपड़े को झाड़ा। रात का गहरा सन्नाटा चारों तरफ पसरा था। कभी लगता कि कुछ लोग दबे पांव चल रहे हैं, सबसे छुपकर पकड़े जाने के भय से। सुबह 9 बजे ही डॉक्टर के कहे अनुसार गिरधारी पत्नी को लेकर अस्पताल के छोटे गेट के अंदर पहुंच गया। किसी से मिले तो नहीं? कैंसर पेशेंट को तो और भी ज़्यादा खतरा है। ये जानते हुए भी डॉक्टर अनिल ने उसको रेडिएशन थेरेपी मतलब कीमो दी। एक रात और गुजारनी थी। उसके पास पैसे थे, दवाएं थीं। कोई परेशान करे ये सोचते हुए डॉक्टर साहब ने सब कुछ लिख कर दिया था, बल्कि कार्ड बना दिया था। गिरधारी ने आज डॉक्टर के पांव पकड़ लिए। झरझर आंसू बह रहे थे उसके। डॉक्टर के घर में भी कोई बाई नहीं आ रही थी, फिर भी डिब्बा भर खिचड़ी दी, बड़ी बोतल पानी की, कुछ फल भी। तीसरी सुबह फिर उतनी ही लंबी यात्रा आरंभ करनी थी, साइकिल की यात्रा। इस बार यात्रा करते हुए भारी भीड़ से सामना हो गया। किसी व्यक्ति से संपर्क ना हो, कोई छू न ले, यही सोचकर दूर पेड़ की छांव में पत्नी के साथ बैठ गया। सुस्ताना भी हो गया और डॉक्टर की खिचड़ी का रसास्वादन भी। पत्नी के चेहरे पर कमजोरी के भाव साफ दिख रहे थे, पर वो स्वयं को ऐसा दिखा रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं जगह जगह लौटते हुए मजदूरों को खाने के पैकेट, चप्पलें और कपड़े आदि दे रही थीं। पर कब तक चलती ये चीज़ें? आगे चलकर यही यातनाएं फिर झेलनी थी। कभी चित्रों में देखे ये कतारबद्ध लोग आज साक्षात दिख रहे थे। गिरधारी और सुनीता अपने अपने थैले और डिब्बे देख रहे थे कि क्या कुछ बचा है जो उन्हें दिया जा सके। दृश्य 6। डॉक्टर साहब, क्या मैं जा सकती हूँ? आपको कैसा लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है, पर पूरी तरह सुस्त हो गई हैं आप। ये तो आप जानते हैं। मुझे ऐसे पेशेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो डॉक्टर की बात मानते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्वयं नहीं करते हैं। जब आप कहेंगे। कह तो दिया, पर अंदर से लगा कि बात जोर देकर कहनी चाहिए थी। माना कि पैसा भाई दे रहे हैं तो भी सोचना तो चाहिए। लगता है 8-9 लाख तक खिंच जाएगा। वकील का दिमाग चारों तरफ दौड़ता है। घर में पति अकेले हैं, फिर सभी डॉक्टर हैं। अगर तकलीफ हुई तो दोबारा आ जाऊंगी, प्लीज़ डिस्चार्ज कर दीजिए, वो एडमिट करने वाले डॉक्टर से कह रही थी। शाम को डॉक्टर साहब राउंड पर आएंगे, वे क्या कहते हैं? शाम तक प्रतीक्षा करनी थी। एक एक पल मुश्किल से कट रहा था। मुझे यहाँ से मुक्त करिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। वो मुस्कुराकर डॉक्टर की प्रशंसा कर रही थी। अभी 1-2 दिन और रहना होगा।
अब उसका मन घबराने लगा, पता नहीं कब जाने देंगे। उसे लगा सब कुछ छोड़कर भाग जाए। नीचे से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, फिर कोई। नहीं, ये सब क्या ईश्वर, अब मैं देख नहीं पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी। 2 मरीज सुबह दम तोड़ चुके थे। वो नीचे के हॉल में आ गई थी, वकील भी, और 8 लोग पहले से यहाँ एडमिट थे। जगदीश का पता करिए ना, सुबह उठते ही उसने पूछा। अभी भी वेंटिलेटर पर है। आधा बीमार तो पैसे की चिंता में हो गया है। एक बेटा और 2 बेटियां हैं, कमाने वाला यही है। सुनने में आ रहा था कि कल तक 7 लाख रुपए के बिल बन गए थे। उसका माथा ठनका। दोपहर में उसने अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। मैं जाना चाहती हूँ। हाँ, अब ठीक हूँ, प्लीज़ मैं घर में अपना बहुत ध्यान रखूँगी। दूसरे दिन उससे कहा गया कि कल तक उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो भगवान को धन्यवाद देने लगी। अपना बैग जमाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ किताबें थीं, कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान। सुबह के सारे टेस्ट, सारी दवाएं, सारा हिसाब किताब, डिस्चार्ज पेपर्स पर डॉक्टर के साइन होना है। आपको और रुकना था। क्यों? डॉक्टर साहब नाराज़ हैं। 13 दिन तो हो गए, 2-3 दिन और रुकना था। आकर दिखा लूँगी। और जब वो जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी देखा एक डॉक्टर हॉस्पिटल के कपड़े जो कोरोना के पेशेंट्स पहनते हैं, पहने पलंग पर बैठे हैं। उनको कोरोना हो गया था। उनके पास एक डॉक्टर और नर्स खड़ी थी, उनके टेस्ट चल रहे थे। आप अपना नंबर दीजिए, वकील उसका नंबर मांग रहा था। उसने जल्द जल्द नंबर दिया। डिस्चार्ज होते होते 4 बज गए थे। बाहर कहीं दूर अपनी गाड़ी में 4 घंटे से भाई बैठे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। बस वो बाहर निकल आए इसी प्रतीक्षा में। नीचे एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही थी। वही एम्बुलेंस वाला था जिसने आते समय 3,000 रुपये लिए थे, अब 2,500 रुपये में मान गया था। अस्पताल के नीचे उतरी ही थी कि देखा साइड में नीचे एक पॉलीथीन बैग में शव लिपटा रखा है। ये किसकी? वो जगदीश थे ना, मोटे मोटे से, वो नहीं रहे रात में। पेशेंट को लेकर घर वाले रोना पीटना मचा रहे हैं। क्या? उसे चक्कर आ गया। व्हील चेयर से वो एम्बुलेंस में बैठी। दिल में कुछ गढ़ रहा था, दुख, बिछोह, चिंता। एक एक चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? ईश्वर की कृपा है कि आप लौट कर जा रही हैं, ड्राइवर कह रहा है। वो आंसू पोंछ रही है। पता नहीं कहाँ जाकर ये सिलसिला थमेगा। एक लहर, दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर और चौथी। दिन भर टीवी पर यही चलता रहता है। ड्राइवर लगातार बोले जा रहा है। घर में आकर भी घर में नहीं है वो। आंखें मूंदते ही सबके चेहरे दिखाई देने लगते हैं। वही मशीनें, वही सफ़ेद पीपी किट पहने डॉक्टर्स, नर्सें, सफाई कर्मी, राउंड लेने वाले डॉक्टर्स, शव, वही आवाज़ें, चीखें, कराहें, रुदन। सिर पकड़कर कमरे में घूम रही है। सामने टीवी पर दिखते अस्पताल, अस्पताल के बाहर और भीतर के दृश्य, सड़कों, स्टेशनों, बस स्टॉप पर दिखते दौड़ते भागते रोते परेशान लोग, भीड़, भीड़ का रेला। आंखों में नींद नहीं है, सर फटा जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं। हॉस्पिटल का दृश्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है। वो रो रही है, बिला वजह चिल्ला रही है, गुस्से में सामान फेंक रही है। चौथे दिन नींद की गोलियां दी गई हैं उसे। सब कह रहे हैं कोरोना के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो नींद में बड़बड़ा रही है। मेरे देश को क्या हो गया है? प्लीज़ कोई उसे बचा लो, कोई बचा लो। ये तो पहली लहर है। देखो, कोई उन झुग्गी वालों को न हटा दे। बच्चों को मत रोको, खेलने दो, उन्हें खेलने दो। थोड़ी देर बाद ही वो गहरी नींद में थी, पर उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी ऐ देश बता तुझे हुआ क्या है। आपके जहन में भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। अगर आपको मेरे चैनल की, मेरी प्रस्तुत की गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। इतना आप मेरे लिए किया करिए। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।